नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश पैडालॉजी का हम इस वीडियो में जो बाकी जो बचा हुआ था उसको इस वीडियो में कवर करेंगे, है ना। इंग्लिश का पैडालॉजी का ये जो हमारा सेकेंड जो है क्लास है ना। इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को कवर कर पाए, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है ना। ये वीडियो उन साथियों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनका इंग्लिश जो है थोड़ा वीक है। हम देखेंगे कि पॉइंट्स के माध्यम से हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था लैंग्वेज स्किल के में, है ना। भाषा जो कौशल है इसके बारे में हमने देखा था, एक बार और देख लीजिएगा। इसमें जो था, है ना, ये प्रोडक्टिव स्किल होता है और रिसेप्टिव स्किल। अब प्रोडक्टिव मतलब कि जब हम उत्पाद करते हैं किसी चीज़ का, है ना, भाषा का उत्पादन करते हैं, वही हमारा क्या है, प्रोडक्टिव स्किल। और रिसेप्टिव स्किल में क्या होता है कि हम जिस भाषा को ग्रहण करने का जो हमारा स्किल होता है, हम रिसीव करते हैं अपने अंदर, है ना, अपने अंदर में उसको अंतर्सात करते हैं, है ना। तो उस भाषा को हम क्या कहेंगे, रिसेप्टिव स्किल। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, प्रोडक्टिव में स्पीकिंग और राइटिंग स्किल आता है, और इसमें लिसनिंग और रीडिंग स्किल आता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमने SRLSRW के बारे में हमने बात किया था, है ना। ये सारी चीज़ें बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, एक और बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है ना। लेक्सिकल जो है वर्ड, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें मतलब समझने का कोशिश करिएगा। हिंदी में लिखा हूँ मैं, है ना। एक ऐसा शब्द जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, इसे लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, लॉयन, इसका एक मतलब स्वतंत्र मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। कार हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, लव हो जाएगा। ये अपने आप में एक स्वतंत्र क्या है कि अर्थ है। इसी को क्या बोला जाता है, लेक्सिकल वर्ड, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हम, एनसेप को थोड़ा सा समझते हैं, है ना। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो एनसेप क्या कहता है उसके बारे में देखिएगा। तो की पॉइंट देखिएगा, पहला है ना, नॉलेज शुड बी लाइकेड टू द आउटडोर लाइफ, है ना, ऑफ द स्कूल। एनसीएफ में मतलब ये जो पॉइंट है, आपको इसमें क्या कर रहा है आप वो मत ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एनसीएफ में ये चीज़ देखिएगा। अगर आपको आउटडोर लाइफ मिल जाता है, मतलब कि हम जो है क्लासरूम को छोड़ करके हम बाहरी चीज़ों से, बाहर के वातावरण के चीज़ों से हम क्या है, एनसीएफ पढ़ाने के लिए जोर देता है ना। तो इंग्लिश में क्या रखना है याद, आउटडोर लाइफ। अगर इन सब से रिलेटेड है तो हम बच्चे को जो है आउटडोर लाइफ से हम स्कूल को रिलेट करके हम उसको स्टडी कराने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। तो इसमें देखिएगा, जो नॉलेज है ना, उसको किससे लिंक करना है, तो आउटडोर, है ना, लाइफ से हम क्या है, स्कूल को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें मेजर जो पॉइंट है आपको याद रखना है, इसमें क्या है ना, पहला हो जाएगा हमारा आउटडोर लाइफ को हम क्या है, स्कूल से रिलेट करके हम स्टूडेंट को बता सकते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, स्टडी शॉर्ट बी फ्रीड, है ना, फ्रीड फ्रॉम द रूट। हमको क्या करना है कि हम बच्चे को रटाने का जो सिस्टम है ना, रटाने का सिस्टम से क्या करता है एनसीएफ, जो हिंदी में है उसी को आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी में क्या रटन प्रणाली से क्या है उसको मुक्त करने का बात करता है। तो हम इसमें देखेंगे कि रूट जो सिस्टम चल रहा है अब तक, है ना, एनसीएफ इसको दूर करने के लिए कहता है ना। आगे का पॉइंट देखेंगे, तो करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक कंटेंट, है ना। मतलब कि जो करिकुलम है उसको टेक्स्ट बुक को हम सेंटर नहीं मानेंगे। इसमें क्या कहता है कि हम जो बालक होता है ना, जो चाइल्ड है, हम उसको महत्व पहले देंगे, बाद में हमारा जो टेक्स्ट बुक उसके बाद में आएगा, है ना। तो इस पॉइंट में अपन जो करिकुलम की अगर बात करता है तो इसमें करिकुलम को नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, मतलब कि हम जो किताबें हैं उसको हम सेंटर ना मान करके हम किस पे फोकस करेंगे, हमारा इन सब किस पे फोकस करता है, तो चाइल्ड पे करता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो एनसीएफ 2005 है वो टेक्स्ट बुक को सेंटर ना मान करके जो है चाइल्ड को, या जो बालक रहता है उस विद्यालय में, उस बालक को सेंटर मानने का
मानने को कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आसान है। आगे देखेंगे तो द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द स्कूल, है ना, बी लिंकेड टू द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। ये क्या कहता है कि हम जब एजुकेशन को रिलेट करें, है ना, तो स्कूल में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या किससे रिलेट कर पाएँ, एक्टिविटीज़ से। तो आपको इसमें क्या रखना है, अगर इन सब से रिलेटेड है तो आपको इन्हीं सब पॉइंट को नोट मतलब अपने माइंड पे रखना है। अगर आपको लिखा हुआ सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो आप कुछ कुछ पॉइंटों को नोट डाउन करके अपने माइंड पे छोटी छोटी बातों को याद रख सकते हैं, जिससे ये जो है आपको अगर 4 ऑप्शन है आपके पास तो उसको करेक्ट करने में काफ़ी हद तक मदद दे सकता है ना। तो ये जो था एनसेप से रिलेटेड एक बार और रिवीजन में देखिएगा। ये क्या कहता है कि जो नॉलेज है उसको लिंक करना है किससे, आउटडोर लाइफ से, है ना। जो उसको स्कूल में जो चलता है, जैसे स्टूडेंट को अगर मिल रहा है तो उससे जो नॉलेज है ना, जैसे वो मूर्त चीज़ें हैं जैसे, है ना, तो उनको हमको लिंक करके बताना है। अगर हमें वाटर के बारे में बताना हो या फिर स्टोन के बारे में, है ना, तो उन सारी चीज़ों को हम स्टूडेंट के पास ला करके दिखा करके, है ना, उसको हम महसूस करके मतलब उसको टच करेगा स्टूडेंट, तो काफ़ी हद तक उसका जो है एक्सपीरियंस जो होगा वो स्थायी, और जो नॉलेज रहेगा वो स्थायी तरीके से वह डेवलप कर पाएगा, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहता है कि स्टडी क्या होना चाहिए, जो हम स्टडी कराते हैं उसमें जो रूट का सिस्टम होता है ना, जो रटने वाला सिस्टम है, इससे हम जो चाइल्ड होते हैं उनको हम क्या करेंगे कि इस जो सिस्टम चलता है इसको हमें उससे मतलब भयमुक्त रखना है ना, फ्रीडम छोड़ना है, ताकि बच्चा जो है अपने जो रटन प्रणाली है उससे दूर हो सके, है ना। अगला पॉइंट है जो कैरिकुलम होता है। तो ये जो कैरिकुलम हमारा जो है टेक्स्ट बुक, है ना, ये टेक्स्ट बुक सेंटर जो है चलता है ना। हम जो पुरानी पद्धति थी उसमें हम किताब को क्या है सेंटर मानते थे, है ना, लेकिन अब जब एनसेप 2005 उस चीज़ को नकारा है और सेंटर में किससे मानने की बात कही है, तो चाइल्ड को, है ना, जो बालक रहेगा वो सेंटर पे इसको मानने का बात कहता है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, इसमें एक्टिविटी की बात कही है। हम जो चीज़ हम स्टडी कराते हैं, है ना, जो हम एजुकेशन दे रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्टिविटी करा करके, है ना, उससे लिंक करके हम बच्चे को दिखाएं, है ना, ताकि जो उसका मतलब कि ज्ञान जो है जो ग्रहण कर पाता है, एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो वो जो है स्थायी और हमेशा के लिए वो स्थिर रहे, ठीक है। अब आगे पॉइंट देखते हैं, मल्टी लिंगुअल, है ना। तो ये क्या है कि बहुभाषिकता, ठीक है ना। इसमें आपको याद रखना है क्या की पॉइंट ही है, ये सारी चीज़ें देखिए, एस ए रिसोर्सेस, है ना, और कल्चरल एक्सचेंज। इससे क्या होता है कि जब बहुभाषिता एक मल्टीलिंगुअल जो है, बहुभाषिकता जो है ना, मल्टी लैंग्वेज है, उस जो है स्कूल में क्या होता है कि कई सारे हमारे पास ये क्या है, इसको हम क्या मानेंगे, एक रिसोर्स के रूप में। आपको याद रखना है, अगर जहाँ बहुभाषिकता आ रहा है तो इसे हमें क्या मानना है, एक रिसोर्स मानना है ना। मतलब ये हमारे लिए उपयोगिता है, बहुत यूज़फुल है, इसको हम नेगेटिविटी नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो एक चीज़ याद रखना, इसमें ये क्या है, एक रिसोर्स है ना, हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करता है। और दूसरा जो है कल्चर का जो है एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करता है, तो एक्सचेंज करता है। कल्चर को क्या है, जैसे मान के चलिए कि अगर एक ही विद्यालय में कोई बंगाली लड़का है ना, और एक पंजाबी है, एक गुजराती है और एक छत्तीसगढ़िया है ना, तो उनमें चारों में क्या होगा कि छत्तीसगढ़ वाला तीनों से सीखेगा, मतलब पंजाबी भी सीख पाएगा, गुजराती का भी कुछ कुछ सीख पाएगा और बंगाली का भी सीख पाएगा। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के लिए मतलब 3 नए भाषा सीखने का क्या है उसको अवसर मिलता है। तो ये जो है इसीलिए बोला गया है कि उसका भाषा के साथ साथ कई सारे कल्चर, रहन सहन, खान पान, इन सारी चीज़ों को भी क्या है स्टूडेंट उसको बेहतर तरीके से देखेगा, तो उसका स्थायी ज्ञान जो है डेवलप होगा, ठीक है। और अगला देखिएगा, मदर टंग इज़ ए इम्पोर्टेंट एंड फैक्टर। क्या है, बहुभाषिकता में, है ना, मल्टी जो है लैंग्वेज का यूज होता है, उसमें मदर टंग का बेहद इम्पोर्टेंट रोल होता है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको मदर टंग यूज़ आपको देखने के लिए ही मिलेगा, है ना।
आगे देखते हैं असेसमेंट आकलन, ठीक है ना। आकलन को समझते हैं। असेसमेंट मतलब होता है कि आकलन, हम स्टूडेंट का आकलन किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो देखिएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, ये क्या होता है कि पढ़ने के दौरान होता है। हम अगर किसी चीज़ को स्टूडेंट को स्टडी करा रहे हैं तो पार्ट जो अध्ययन चल रहा है, जो इकाई चल रहा है, उसको कुछ देर तक पढ़ाने के बाद हम क्या है कि बीच बीच में उसको मतलब कुछ पढ़ाने के बाद बच्चे से प्रश्न करते हैं और बच्चा जो है अपना तर्क समझ के अनुसार उसका जो जवाब देता है ना। तो ये पढ़ने के दौरान होता है 4, है ना। मतलब ये 4 से आप रिलेट कर सकते हैं कि पढ़ने के दौरान। सबमेटिव असेसमेंट जो होता है ये लास्ट में होता है, इसे योगात्मक भी कहते हैं, है ना। मतलब हम किसी का माइंड चेक करना होता है जैसे, है ना, पढ़ने के दौरान, तो हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है सहायता लेना पड़ता है। सबमेटिव मतलब मतलब कि जो चल रहा है ना, जो चल रहा है आप उससे रिलेट कर सकते हैं। और सबमेटिव मतलब कि अंत में होता है, लास्ट में हम इसका क्या है उपयोग करते हैं, है ना। अब सीसी का देख लीजिएगा, इसका इम्पोर्टेंट नाम आपको याद होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव, है ना, एवोल्यूशन, ये इम्पोर्टेंट है। सीसीई आपसे पूछा जाता है ना, तो इसका नाम याद रखिएगा। उसमें सतत विकास जो होता है ना, ये सीसी आता है, इसका नाम वगैरह है ना इम्पोर्टेंट रहता है। अब आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज, इसको हमने भी देखा था पहले, है ना, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं, है ना। ये पूरे की पॉइंट है दोस्तों, आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। क्योंकि हमें जो है अगर हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो हम कुछ चीज़ों को पकड़ करके जो हम नॉर्मली जानते हैं, है ना। इंग्लिश मतलब कि हमारे लिए बहुत हार्ड होता है क्योंकि हमारा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है ना। तो कुछ चीज़ों को हम हिंदी से और इंग्लिश को रिलेट करके हम उसको पकड़ सकते हैं ना। तो जो लैंग्वेज का विशेषता है तो उसमें क्या क्या देखिए, इट इज़ ए सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। क्या रहता है, ये सिंबल है ना, जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं तो एक सिंबल की तरह है और एक डायनेमिक है ना। अगला देखिएगा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो है लैंग्वेज क्या है, एक संप्रेषण का क्या है कि हम कह सकते हैं कि साधन, है ना। तो इसमें क्या है, लैंग्वेज संप्रेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। आगे देखिएगा मीडियम ऑफ जो है इंट्रैक्शन, है ना, इंस्ट्रक्शन। तो ये अनुदेशन आपको पता है, अगर आपको इसमें दिख जाएगा क्या कि सिस्टमैटिक, है ना, सिस्टमैटिक, डायनेमिक, ये सारी चीज़ें की पॉइंट है ना। कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है, संप्रेषण, और इंस्ट्रक्शन, है ना, इंस्ट्रक्शन जो अनुदेशन है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला देखिएगा लैंग्वेज इज ए आर्बिट्रेरी, है ना, तो स्वच्छंद है ये, आपको ये चीज़ आर्बिट्रेरी आपको इसमें याद रखना है। अगर ये आर्बिट्रेरी आपको दिखे, ठीक है ना, ये इंस्ट्रक्शन दिखे, ठीक है, कम्युनिकेशन दिखे, और क्या हो गया ये सिस्टमैटिक, डायनेमिक, सॉरी सिस्टमैटिक नहीं है वो सिंबॉलिक है ना। जो सिंबल जो होते हैं सिंबॉलिक, मैं बार बार वो बोल रहा था, सिंबॉलिक आपको याद रखना है, सिंबल और डायनेमिक, ठीक है। ये चीज़ें की पॉइंट है किसके संदर्भ में, तो ये लैंग्वेज के संदर्भ में, है ना, भाषा के संदर्भ में उसकी विशेषता इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं लैंग्वेज का एक्विजिशन, इसको एक बार और देखते हैं ताकि आपका जो है जब इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको जो है कि आपका जो मतलब जो शब्दें हैं की पॉइंट है आपके माइंड में स्टोर होते रहेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, वही है व्हेन लैंग्वेज इज ए, इसमें आपको क्या रखना है, नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक जो है प्रैक्टिस, है ना। इसको आप बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ रहेगा। अर्जन क्या है, नेचुरल होता है, विदाउट किसी सिस्टमैटिक जो है प्रैक्टिस के बिना, मतलब कि परिश्रम के हम जो है अर्जन भाषा का करते हैं, है ना। आगे देखिएगा इसी को बोला गया है एक्विजिशन, है ना, लर्निंग ए नेटिव और ए सेकेंड लैंग्वेज, है ना। अगर यहाँ पर इनेट कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन आ जाए तो आपको इसमें अर्जन में रखना है। अगर ये चीज़ ना आ जाए, है ना, इनेट कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, है ना, तो आपको इसको क्या
सेकेंड लैंग्वेज मानना है, मतलब ये किस में चला जाएगा, लर्निंग में चला जाएगा। यहाँ पर हम लर्निंग फर्स्ट में ही देख करके हम इसको लर्निंग समझ लेते हैं। अगर इसी प्रश्न में इनेट कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन अगर जुड़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये अर्जन के लिए काम करेगा, एक्विजिशन के लिए काम करेगा। ठीक है, इसमें बस इतना ही फर्क है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद हो रहेगा। आगे देखते हैं, ये क्या है, तो अनकॉन्शियस प्रोसेस है। आपको इसमें एक्विजिशन में आपको याद रखना कि एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, और ये रियल जो है रियल कन्वर्सेशन में आता है ना। लैंग्वेज इज ए यूज इन रियल कन्वर्सेशन, मतलब हम बातचीत करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा लैंग्वेज लर्निंग। अब लर्निंग की अगर बात करें तो इसमें देखिएगा ये क्या होता है, अगर लर्निंग की बात आएगा तो सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या होता है कि व्हेन इज लैंग्वेज इज लर्नेड इन ए सिस्टमेटिक वे से हम क्या है कि इट इज़ नो अस लर्निंग, हम क्या करते हैं उसमें सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको सीखते हैं, है ना। उसके लिए हमें व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए, है ना, मतलब ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से पहले वर्ड वर्ब ये सारी चीज़ें हम पहले सीखेंगे, तब हम उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या है हम इसमें डेवलप करते जाते हैं, है ना, और सीखते जाते हैं, लर्निंग होते जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो लर्निंग इज़ ए लैंग्वेज इज़ ऑल इंडक्टिव इंक्लूसिव जो है प्रोसेस है। इंक्लूसिव प्रोसेस अगर आपको कहीं पर दिखता है तो ये किसका पार्ट है, तो ये लर्निंग का पार्ट है ना। मोर इफेक्टिव व्हेन इन इट इज़ डन इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन ऑफ फैमिलियर इन्वायरमेंट। इसमें क्या आता है कि एक मीनिंगफुल आपको सिचुएशन देना पड़ता है, और जो उसका वातावरण रहेगा वो आपको उसके अनुरूप, जैसे स्टूडेंट है उसके अनुरूप आपको वहाँ पर फैमिलियर, जैसे वो परिवार में रहता है वैसे ही आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, वो बच्चा जल्दी से उस चीज़ को सीखेगा। मीनिंगफुल सिचुएशन आपको देना है ना। ये सारी चीज़ें किसके संबंध है, तो ये लर्निंग से संबंध है। अब यहाँ पे मोटा मोटा देखिएगा कि अर्जन और जो है एक्विजिशन और फिर लर्निंग में क्या क्या है, तो इसमें की पॉइंट देखिएगा ये सिमिलर टू चाइल्ड फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन। जो चिल्ड्रन है, जो बालक है, उसका जो मदर टंग है वही क्या होता है, उसका एक्विजिशन में आता है ना। पिकिंग ऑफ ए लैंग्वेज, जो वो लैंग्वेज को क्या करता है कि ऑटोमेटिक पिकअप कर लेता है, वो उसके लिए कोई मेहनत और एफर्ट नहीं करना पड़ता है। सब कॉन्शियस, ये क्या कौन सी प्रक्रिया है, सब कॉन्शियस प्रक्रिया है ना। और इम्पैक्टेड नॉलेज, इसमें जो नॉलेज मिलता है ये स्थायी रहता है। और फॉर्मल टीचिंग डू नॉट हेल्प, मतलब इसमें क्या है कि हम फॉर्मल टीचिंग का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं कि बालक को हम भाषा सिखाने के लिए किसी भी चीज़ का ट्यूशन हो गया, है ना, व्याकरण ग्रामर लेकर के हम बैठ के बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं आता है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट हैं जिसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा लर्निंग में तो फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, इसको हम फॉर्मल तरीके से सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, व्याकरण का नॉलेज है ना, वर्ब टेंस, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, तब वो लर्निंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और नॉलेजिंग अबाउट ए लैंग्वेज, और एक कौन सी प्रोसेस है, तो ये कॉन्शियस प्रोसेस है ना। और अगला देखिएगा तो एक्सपेक्ट नॉलेज फॉर्मल टीचिंग हेल्प, इसमें क्या है कि लर्निंग के लिए हमें फॉर्मल टीचिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे हम देखेंगे लैंग्वेज स्किल के बारे में। तो लैंग्वेज स्किल में क्या होता है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, है ना। एल से होता है लिसनिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है LSRW, हिंदी में इसको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। सु बो पा ली, हम शॉर्ट में फर्स्ट को याद रख लेते हैं, सु हो जाएगा, है ना, सु बो, है ना, पा ली। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, सुबो पाली, है ना, ट्रिक में। और इंग्लिश में इसको लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसका जो दोस्तों सीक्वेंस होता है यही सीक्वेंस होना चाहिए। हम सीक्वेंस को क्या है आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ लैंग्वेज, है ना, इसको हमने भी देखा था, रिसेप्टिव के मतलब ग्रहण करना, है ना। इसमें क्या आता है कि लिसनिंग और रीडिंग, ये किससे संबंधित है, तो रिसेप्टिव से। अब प्रोडक्टिव मतलब उत्पाद करना, स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, इसको आप बार बार देखिएगा तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें
आते जाएगी, है ना। और सब स्किल में देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, प्रेडिक्टेशन, है ना। तो इसमें क्या, ये किससे संबंध है, तो ये रीडिंग स्किल का सब स्किल है ना। और राइटिंग का सब स्किल है ना, तो ड्राफ्टिंग जो होता है राइटिंग स्किल का सब स्किल है ना। ये एडिटिंग तो ये राइटिंग का ही सब स्किल है। और ओरल है ना, तो स्पीकिंग से संबंधित है ना। और ओरल तो ये लिसनिंग से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। अब लिसनिंग पे देखिएगा, लिसनिंग के लिए क्या होता है, तो रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव, पॉसिव स्किल, है ना। इमेजिनेशन जो हम इमेजिंग करते हैं, और एक्सपीरियंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिसनिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब प्राइमरी स्किल में आप ये इंपॉर्टेंट है देखिएगा, प्राइमरी स्किल हम किसको बोलते हैं, तो लिसनिंग और स्पीकिंग जो हमारा है ये किसके अंतर्गत आता है, तो प्राइमरी स्किल के अंदर आता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और रेनफोर्स स्किल जो होता है, रेनफोर्समेंट स्किल जो बोला जाता है, इसमें क्या क्या आता है, तो स्पीकिंग और राइटिंग, बोलना और लिखना जो होता है, ये रेनफोर्समेंट स्किल के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, लिसनिंग ऑफ जो है टाइप, लिसनिंग के टाइप देखिएगा, तो इंटेंसिव, है ना, और एक्सटेंसिव, ये भी दोनों जो लाइनें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव, अब इसको समझिएगा, जो सुनने वाला है ध्यान से सुनता है, इसका मतलब क्या है कि लर्नर लिसनिंग केयरफुली, मतलब जो लर्नर होता है जो हमारा बात को सुनता है इंटेंसिव में, है ना। तो इंटेंसिव में हम जो करते हैं, है ना, तो उसको जो अगला जो श्रोता होगा सुनने वाला बड़ा ध्यान से सुनेगा। मतलब लर्नर लिसनिंग को क्या है, जो हम बोलेंगे, है ना, तो उसको केयरफुल होके सुनेगा। और एक्सटेंसिव में क्या होता है कि इंटेंसिव जो होता है कि ए हैप्पी, जैसे हैप्पीनेस के लिए, है ना, सॉन्ग जैसे हम सुनते हैं, है ना, मतलब मौज मस्ती के लिए सुनते हैं, कि कोई भी कहानी हो गई, गाना हो गए, है ना, चुटकुला हो गया, सुने और हमारा ध्यान में नहीं रहता, तो एक्सटेंसिव होता है। मतलब इसमें हमारा ध्यान जो नहीं रहता, ये इसका मतलब होता है ना। आगे देखिएगा स्पीकिंग में, तो स्पीकिंग में देखिएगा ये प्रोडक्टिव, है ना, प्रोडक्टिव के अंतर्गत आता है, और एक्टिव स्किल के अंतर्गत आता है ना। और क्रिएटिविटी जो है क्रिएटिव स्किल के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम जब स्पीकिंग करते हैं तो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको, और जो हमारा चेतना है, हमारा जो माइंड है वो एक्टिव रहता है ना। और इसको क्रिएटिव भी स्किल कहते हैं, है ना। आपको इतना चीज़ें याद रखना है, इसको आप बार बार देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको क्या है कि ध्यान होते जाएगा। अब रीडिंग में देखिएगा, तो इसमें भी रीडिंग करेंगे तो रिसेप्टिव करते हैं, रीडिंग करते समय हम सुनते भी हैं, और ये इसमें एक्टिव नहीं होता है, पॉसिव होता है ना ये। और ये रिप्रोडक्टिव के उसमें आता है। ये 3 पॉइंट रीडिंग के लिए है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आगे देखिएगा टाइप ऑफ रीडिंग, तो अब रीडिंग का देखिएगा, तो लाउड रीडिंग होता है, साइलेंट रीडिंग होता है ना। लाउड मतलब तेज से पढ़ना, साइलेंट मतलब मन में पढ़ना, इंटेंसिव आपको बता दिया ऊपर में इंटेंसिव, और एक्सटेंसिव मतलब इंटेंसिव जब हम इसको पढ़ते हैं तो जो सुनने वाला रहेगा वो ध्यानपूर्वक सुनेगा। जैसे कि अगर इंटेंसिव हम रीडिंग कर रहे हैं, तो जैसे हमने कोई दस्तावेज हो, महत्वपूर्ण दस्तावेज, है ना, जिसको हम क्या है कि बारीकी से हम पढ़ते हैं, है ना, वो किस में आएगा, इंटेंसिव में आ गया। हम मतलब कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं लिखा है, या फिर किसी भी कागज़ पेपर हम साइन करने से पहले हम उसको क्या है कि बड़ा अच्छा से पढ़ते हैं कि इसमें क्या चीज़ दिया है, तब सोच समझ कर हम उसमें उस पेपर में साइन करते हैं, ठीक है। तो हम उस समय जब जो रीडिंग करते हैं वो किस रीडिंग के अंतर्गत आता है, तो वो रीडिंग आता है इंटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत आता है ना। और एक्सटेंसिव रीडिंग जैसे कि हम कहीं मौज मस्ती के लिए पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, मतलब कि फ़न के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो एक्सटेंसिव के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे रिपीट रीडिंग, तो इसमें स्कैमिंग आता है, स्कैमिंग और स्कीमिंग और स्कैनिंग, आपको याद रखना है। स्कैनिंग है ना, स्कैनिंग जैसे फोटोकॉपी में हम स्कैन करते हैं, और स्कीमिंग है ना, इसके बारे में भी हम समझते हैं, है ना। तो अब देखिएगा स्कीमिंग में क्या आता है कि ये फास्ट होता है ना, फास्ट पढ़ना होता है। इसके स्कीमिंग मतलब हम मोटा मोटा न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि हम न्यूज़पेपर को जब हम देखते हैं तो न्यूज़पेपर में जो हेडिंग रहता है मोटा मोटा हम उसका ब्यौरा लेते हैं, वो फास्ट तरीके से पढ़ना, वही स्कीमिंग है। और स्कैनिंग
है ना। वही चीज़ बताया कि स्लो पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। जैसे हम कोई दस्तावेज को पढ़ रहे हैं तो हम ध्यानपूर्वक रह करके धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो वो हम मतलब हम उसको स्कैन कर रहे हैं। फोटोकॉपी, जैसे जब आप फोटोकॉपी करते हैं तो एक एक चीज़ को स्कैन करता है, डिट्टो कॉपी टू कॉपी, इसीलिए इसके स्कैनिंग कहा गया है ना। जैसे एग्जांपल में देख लीजिएगा, हम एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, हम उसको क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं कि इसमें मेरा नाम, स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, है ना, सेंटर क्या है, क्या डेट है, ये सारी चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक क्या है कि देखते सुनते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा राइटिंग। तो राइटिंग में क्या होता है, प्रोडक्टिव, और क्या आता है, एक्टिव स्किल, ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये सारी चीज़ों आप जब बार बार देखेंगे दोस्तों तो आपको ये नाम जो है आपके मस्तिष्क में स्टोर होते जाएंगे, है ना। नोट टेकिंग, अब पहले देखिएगा नोट टेकिंग, इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल के लिए जैसा लेक्चर होता है। नोट टेकिंग में एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कि लेक्चर जब कोई देता है तो मतलब एक उसका नोट टेकिंग में जैसे एग्जांपल है जाएगा कि कोई लेक्चर है तो लेक्चर को जैसे सुनते हैं तो हम उसका जो मोटा मोटा चीज़ रहता है ना, वो चीज़ को हम करते हैं। नोट मेकिंग में क्या हो जाएगा कि मेकिंग नोट आफ्टर रीडिंग बुक, मतलब ध्यान से नोट को बनाते हैं, है ना। इसमें आप समझिएगा कि लेक्चर जैसे मोटा मोटा हम उसको ब्यौरा उसका देख लेते हैं, और नोट मेकिंग में क्या हो जाएगा कि जब हम किसी चीज़ का नोट बना रहे हैं या कोई दस्तावेज तैयार कर रहे हैं तो हम उसको क्या है कि ध्यानपूर्वक से बनाते हैं, देख देख करके, ठीक है। तो क्या होता है, नोट मेकिंग के अंतर्गत आता है, आपको इसमें ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा कि अब इसमें आ गया रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर लर्निंग लैंग्वेज, ये भी है हमारे पाठ का जो सिलेबस है उसमें। तो इसको देखिएगा, पार्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग, है ना। इट प्ले की रोल इन डेवलपिंग, है ना। तो ये किसको डेवलप करने की बात ज़्यादा बात करता है, तो LSRW, इसका लिसनिंग, है ना, मैं आपको बता चुका हूँ। लिसनिंग हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा, और राइटिंग हो जाएगा, और रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज देखिएगा, तो हेल्प टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन ऑफ वर्ड, है ना। एनहेंस, कि क्या करता है, ये उसको बढ़ावा देने का काम करता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को क्या है वो डेवलप करता है ना। अब आगे देखिएगा, टू हेल्प टू स्पीक, मतलब फ्लुएंटली जो होता है हम उसको बोलने के लिए क्या है कि हम अच्छे से उसको बोल पाते हैं। LSRW ये हेल्प करता है किसमें, तो अंडरस्टैंडिंग, उसमें कंटैक्ट कराने में वर्ड को, है ना, इन्हेंस बढ़ाता है, और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को डेवलप करता है। वो हेल्प करता है हमें बोलने में। स्पीक फ्लुएंटली जब हम बोल पाते हैं वो इसके मदद से ही हम उसको डेवलप कर पाते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, टाइप ऑफ ग्रामर, तो फॉर्मल, टीचिंग, मतलब ट्रेडिशनल ग्रामर, इसको फॉर्मल या फिर ट्रेडिशनल ग्रामर भी बोल सकते हैं। और ये जो है ट्रेडिशनल, जो कई सालों से, सदियों से जो पुराना तरीका है, पद्धति है, उसी का फॉर्मल तरीका है ना। और फंक्शनल ग्रामर, मतलब हम जिस नए तरीके से उसका नए यूज उपयोग से करते हैं वही क्या होता है कि फंक्शनल जो है ग्रामर कहलाता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं फॉर्मल या फिर ट्रेडिशनल जो है ग्रामर। तो इसमें आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट की को ध्यान में रखना है, तो बेस्ट लैटिन एंड ग्रीक ग्रामर, ठीक है ना। अब ये रूल एंड कॉन्सेप्ट इन स्कूल, इसमें क्या है कि हम ग्रामर को मतलब ग्रीक ग्रामर है पुराने तरीके से सिखा रहे हैं ना, रूल को रटवा रहे हैं। कॉन्सेप्ट इन स्कूल, मतलब हम इसमें रूल इसकी बात करेगा, कॉन्सेप्ट इन स्कूल की बात करेगा, ठीक है ना। और ट्रेडिशनल ग्रामर ये तो फिर थ्योरेटिकल मतलब वही है कि जो पुराना तरीका है ना, मतलब लिखने का, पढ़ने का, हम उसी चीज़ को रटवा रहे हैं, है ना।
वर्ब, थर्ड फॉर्म उसका हम रटाने का उसमें वो करते हैं। मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल, हम उसके जो रूल्स हैं ग्रामर के, है ना, उसको बार बार हम याद करने का प्रयत्न करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें की पॉइंट है। ये फॉर्मल टीचिंग के अंतर्गत ग्रामर है फॉर्मल ट्रेडिशनल ग्रामर, ये सब में देखने के मिलेगा। इंक्रीज द बिहेवियर साइड ऑफ लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें इसका की पॉइंट है दोस्तों, है ना। आप इसका नोट बना लीजिएगा, आपको बेहद हेल्प करेगा, है ना। हमने इसी नोट से तैयारी करके मतलब अच्छा स्कोर किया, है ना। और जो जो चीज़ हमने इसमें नोट में लिखा है और उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट किया है, तो हमें ये रिज़ल्ट देखने के लिए मिला, वो भी काफ़ी हद तक अच्छा ही मिला है, ठीक है ना। तो आप भी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप भी नोट बना सकते हैं और भी वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको हेल्प हो सके, ठीक है। अब फंक्शनल जो है ग्रामर, इसमें क्या होता है कि देखिए, नोट मेमोराइजेशन द रूल, ये क्या कहता है कि जो याद करने का जो तरीका है, उससे वो क्या है कि उसको मतलब कि इसमें स्थान नहीं दिया गया है। उसमें हम नए नए तरीके से, नए मतलब स्किल के माध्यम से हम उसमें मेमोराइजेशन याद करने का उसका जो है रूल को हम कम कर सकते हैं। ओनली प्रैक्टिकल नॉट थ्योरिकल, है ना। इसमें क्या होता है कि हम उसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज देने का ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, कि बस ये इसमें थ्योरिकल नॉलेज को इंक्लूड नहीं करने का, थ्योरिकल को कम, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करने की बात करते हैं। ओनली फॉर प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिकल, है ना, थ्योरी का बात ये नहीं करता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और स्पोकन एंड राइटिंग लैंग्वेज ऑफ ऑपरेटर, है ना, डिफरेंट सोशल सिचुएशन, है ना। तो इसमें क्या है, जब हम स्पोकन करेंगे एंड राइटिंग करेंगे, जब वो बोलेगा लिखेगा लैंग्वेज को, तो क्या करेगा, सोशल से अपना जो लोकल एरिया है ना, इन्वायरमेंट है, उसमें उसका सिचुएशन के हिसाब से उसका जो यूज करेगा, तो बेहतर क्या है कि उसको सीख पाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसमें देखिएगा, आगमन विधि और निगमन विधि, इसी को इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि को डिडक्टिव मेथड बोला जाता है ना। अब आगे समझते हैं इसी को। इंडक्टिव मेथड जो मेथड है, ये आगमन विधि है ना, तो ये कैसे चलता है, एग्जाम्पल फॉर फार्मूला टू फार्मूला, मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलता है ना। और यह मूर्त से अमूर्त, मतलब कॉन्क्रीट ऑफ टू क्या है, अब्स्ट्रैक्ट की ओर चलता है, आपको याद रखना है ना। और यह है विशिष्ट से समान, पार्टिकुलर टू जर्नल, मतलब विशिष्ट किसी विशिष्ट चीज़ से जर्नल की तरफ ये क्या है चलता है ना। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव का ये बात करता है ना। और प्राइमरी स्कूल इसके लिए बेस्ट होता है। हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को क्या है कि प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में हम दिखा करके, है ना, TLM के माध्यम से, कई सारे सोर्सेस के माध्यम से हम बच्चे को जो चीज़ें सिखाएंगे वो क्या है, उसका स्थायी नॉलेज बनेगा उसके लिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। तो ये डिडक्टिव इसी का जस्ट अपोजिट होता है ना। जो आगमन विधि का जो हमने देखा है ना, वो उसका जस्ट उल्टा जो होता है, अपोजिट जो होता है, वो डिडक्टिव मेथड कहलाता है ना। अब इसमें आपको देखिएगा फार्मूला टू मतलब एग्जाम्पल की ओर ये बात करता है, अब्स्ट्रैक्ट से कंस्ट्रक्ट की ओर, है ना। और फिर इंडक्टिव से एक्सपीरियंस की ओर, और ये ज़्यादातर हाई लेवल स्कूल के लिए यूजफुल है ना। अब आगे देखेंगे सीखने में परेशानी भाषा को। तो चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्सस, है ना, क्लासरूम, मतलब कठिनाई के कारण हम जो डाइवर्सस क्लासरूम है उसमें हमें किन किन जो है भाषा के क्षेत्र में हमें कठिनाई का महसूस होता है। तो लुक ऑफ स्टडी मटेरियल, हमें क्या है कि उचित जो है स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है ना, उसके लिए है। और यूज़ ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, हम क्या है कि पुरानी पद्धति का जो ओल्ड टीचिंग मेथड है उसका ही अब तक यूज़ करते हैं ना। लेस यूज़ द ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी, हम उसमें क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर पाएँ ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी को, जिससे क्या है कि बच्चा जब उस चीज़ को जब देखेगा ऑडियो के रूप में, विजुअल के रूप में जब देखेगा, तो उसका जो है नॉलेज स्थायी और प्रॉपर तरीके से डेवलप करेगा। और लॉक ऑफ ट्रेनड इफेक्टिव
टीचर, मतलब वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके अंदर भी टीचर भी क्या होने चाहिए कि मतलब इफ़ेक्टिव होने चाहिए, ताकि जो उनका जो डेवलपमेंट है, जो टीचिंग का मेथड है उसमें क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनहेंस कर पाए, है ना। अब सेंस ऑफ मोटिवेशन क्या है कि टीचर को हमेशा जो है अपने स्टूडेंट को मोटिवेशन मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन की ओर अग्रसर करते रहना चाहिए। अगला देखिएगा डाइवर्स क्लाउडेड जो है क्लासरूम, हम इसको मतलब कि आउटडोर क्लासरूम से रिलेट करें, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का फोकस अमूर्त चीज़ों पर हो, जिससे बच्चा जल्दी मतलब कि सीख सके, ठीक है ना। आगे देखिएगा इंटरफ्रेंस ऑफ मदर टंग, इसमें क्या है मदर टंग कई बार क्या करता है कि बच्चा का जो मदर टंग होता है वो हमारे जो एजुकेशन का जो लैंग्वेज है उसमें क्या है कि डिस्टर्ब करता है ना। और अगला देखेंगे और लॉक ऑफ प्रॉपर एम एंड टारगेट, हम क्या है कई सारे कारणों की वजह हम जो है जो हमारा जो प्रॉपर टारगेट होता है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, तो ये कई सारे कठिनाइयाँ हमें देखने के लिए मिलता है ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आगे की अगर बात करें देखिएगा चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं ना। तो स्टूडेंट यूज़ बोथ लैंग्वेज, हम स्टूडेंट के साथ उसका मदर टंग का भी यूज़ करें और अपना जो लैंग्वेज है उसका भी जो स्कूली भाषा है उसको भी हम उसमें इंक्लूड करें। यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजी, हम कई सारे मतलब स्ट्रेटजीज का यूज़ कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लान बना सकते हैं, है ना। उस प्लान को उस तरीक़ों को हम क्या है इम्प्लीमेंट करके हम इस कठिनाई से मतलब कि कुछ हद तक उसको कम कर सकते हैं। क्रिएट पार्टिसिपेटरी, है ना, तो जो बच्चों को हम बार बार क्या है कि किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको क्या है प्रोत्साहन करना चाहिए, है ना। और एक्सपेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, मतलब सभी बच्चों को एक समान इक्वल मतलब कि एक समान बच्चे को एक्सपेक्ट करना चाहिए। सभी बच्चे में सीखने का क्षमता होता है ना, तो हम बच्चे को हम मतलब कि ऐसे मूर्ख नहीं समझ सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उपाय कर सकते हैं ना। और है इंक्वायरी जो बेस्ड क्लासरूम, हम प्रत्येक क्लास में अपना सहयोगिता भागीदारी, है ना, ये सारी चीज़ें हम जो है रखें, है ना। इंक्वायरी हम प्रत्येक क्लासरूम का बना सकते हैं, जिससे क्या है कि हम इन सारी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। भाषा के विकार देखिएगा, तो भाषा के विकार लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में देखिएगा, तो एक्सप्रेसिव जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर, बोलने के क्या है कि समस्या, है ना, ये होता है। और रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, सुनने में भी समस्या होता है। और मिक्सेड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव जो है डिसऑर्डर, बोलने में व सुनने में भी समस्या होता है, ठीक है। आगे की बात करें तो बोलने में जो समस्या होता है स्पीच डिसऑर्डर में क्या क्या होता है, तो हकलाना, है ना, स्टैटरिंग, है ना, मतलब हकलाना। और डिस्फेमिया जो होगा, डिस्फेमिया ये किससे है, तो ये बोलने के संबंधित क्या है डिसऑर्डर, आपको याद रखना है। प्रश्न में अब यहाँ पर कुछ देख लीजिएगा, अगर प्रश्न में देखिएगा नोट ना लिखा हो तब की स्थिति में, तो पॉजिटिव वर्ड क्या क्या होगा। तो अब यहाँ पर इतना अगर आपको याद होगा तो पेडालॉजी आपका मतलब बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। इसमें रियल लाइफ इंटरेक्शन रिलेट, मतलब हम बच्चे को क्या करना है कि रियल लाइफ से इंटरेक्ट कराने का जितना हो सके उतना अवसर देना चाहिए। चाइल्ड सेंटर जो है, चाइल्ड सेंटर लर्निंग होनी चाहिए, हम बच्चे को मतलब हमेशा सेंटर मान करके लर्निंग करें। ये सभी की पॉइंट है दोस्तों ना, ये सभी आपको ऐसे प्रश्न में जिसमें नोट नहीं लगा रहेगा उसके लिए ये वर्ड है ना। ये चीज़ आपको अगर दिख रहा है तो आपका उसमें जब ऑप्शन में करते हैं टिक लगाते हैं तो आपका बहुत हद तक सही हो रहेगा, है ना। और पर्सनल रिस्पॉन्स जो है क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनक्रेज जो है लर्नर्स, हम क्या है बच्चे को प्रोत्साहन ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रोवाइड या फिर क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, तो बच्चे को हम जितना से ज़्यादा क्या है कि अवसर या प्रदान करें, अपॉर्चुनिटी दें बच्चे को, है ना, ताकि उसका जो आत्मविश्वास है वो सारी चीज़ें डेवलप करे, है ना। यूज़ ऑफ
डिफरेंस अप्रोच, हम बच्चे को कई तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चे को कई सारे टीचिंग मेथड हो गए है ना, और TLM हो गए, इन सारी चीज़ों से बच्चे को क्या है अप्रोच कर सकते हैं ना। मिस्टेक्स डिस्कस विथ क्लास, अगर बच्चा मिस्टेक करता है तो हम बच्चे को डांटना नहीं है, उसमें हम बच्चे को क्या करेंगे कि क्लासरूम में ही उसको उस मिस्टेक को ठीक कराने का प्रयास करेंगे, है ना। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बच्चे को क्या है कि बार बार उसको प्रैक्टिस, उस चीज़ का जो बच्चे को सीखा है उसको हमें क्या है कि प्रैक्टिस में डेली क्या है कि उसको हम प्रैक्टिस में लाने का कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो की पॉइंट है ऐसे प्रश्न के लिए है जिसमें नोट नहीं लिखा हो, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे देखिएगा, मोटिवेट द स्टूडेंट, हम बच्चे को क्या करेंगे कि हमेशा मोटिवेट करेंगे। चाइल्ड सेंटर लर्निंग, है ना, कंस्ट्रक्टिव, ये सब ब्रेन स्ट्रोमिंग, अगर जिस प्रश्न में अगर आपको ब्रेन स्ट्रोमिंग दिख गया वो आपका सही रहेगा, है ना। इनक्रेजेस, है ना, ये वर्ड हो गया। डिस्कवर, है ना, मतलब हम कई सारे विभिन्न तरीकों से, है ना। हैबिट्स फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, 10 से 15 की पॉइंट है, और इसी की पॉइंट के इर्द गिर्द जो है प्रश्न घूमता है, ठीक है ना। ये बेहद इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसको आप नोट बना लीजिएगा और बार बार जब देखेंगे तो आपको ध्यान में आने लगेगा, है ना। और देखिएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना, सहायक शिक्षण सामग्री, तो इन एक्सपेंसिव, है ना, कम खर्चीला हो और अप टू डेट होने चाहिए, मतलब कम खर्चीले में हम सहायक शिक्षण सामग्री को कर सकते हैं, है ना। अप टू डेट मतलब समय के हिसाब से अपडेट भी होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब वो ऐसा भी ना हो कि ज़्यादा भारी हो, हम उसको आसानी से कहीं एक से दूसरे जगह पर आसानी से ले जा सकें, है ना। मोटिवेट द लर्नर्स, इसमें हम मोटिवेट करा सकते हैं, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं उसको, और मीनिंगफुल भी हो वो, है ना, और एक्यूरेट हो वो चीज़ें, और सिंपल हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें की पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ऑडियो विजुअल और ऑडियो वीडियो में आपको याद रखना है क्या, ह्यूमन वॉइस, ऑडियो में देखिएगा तो आपके लिए क्या सोर्स है, ह्यूमन वॉइस है ना, टेलीफोन है और रेडियो है, ठीक है। और विजुअल में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक है, एनिमेशन है, और मैगजीन हो जाएगा, न्यूज़पेपर हो जाएगा, चार्ट पेपर हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, मैप हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड, ये सारी किस में आता है, तो विजुअल केवल हम देखते हैं, है ना, उससे रिस्पॉन्स आवाज़ नहीं आता है। और ऑडियो और वीडियो मतलब कि देखना सुनना में क्या हो जाएगा, टेलीविज़न और मल्टीमीडिया, ये सारी की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आपको इससे प्रश्न बनता है दोस्तों, ठीक है। टेक्स्ट बुक में देखिएगा, टेक्स्ट बुक में क्या होना चाहिए, तो अगर सिलेबस की बात कर रहा है टेक्स्ट बुक, ये क्या है, एक प्रॉपर, है ना, वन ऑफ टूल है, केवल वन ऑफ टूल है, और एज के हिसाब से हो, है ना, ये हेल्प करता है, सिंपल लैंग्वेज हो, सब्जेक्ट मदर इंटरेस्टिंग हो, उसका जो मदर टंग में जो है सब्जेक्ट उसके मदर टंग में हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना भी चाहिए, है ना। अब आगे देखिएगा, असेसमेंट की हमने बात कर लिया था, है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव, मतलब फॉर मतलब कि पढ़ने के दौरान, और सब मतलब कि अंत में, लास्ट में, तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, योगात्मक और रचनात्मक आकलन, असेसमेंट, ठीक है। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज़ ए पार्ट, तो ये क्या हो जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज़ ए पार्ट ऑफ, तो ये सबमेटिव के अंतर्गत आता है ना। और असेसमेंट फॉर, है ना, लर्निंग इज़ ए पार्ट ऑफ किसका, तो फोर से आप याद रखना कि फॉर्मेटिव, ये फोर दिखेगा तो फोर को फॉर्मेटिव से, फोर मतलब कि दौरान में, और ऑफ मतलब कि जब हम ऑफ करते हैं, है ना, बटन को जब ऑफ करते हैं, मतलब एकदम हम जैसे टीवी देख रहे हैं और टीवी देखने का मन नहीं है तो उसको क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो ये ऑफ किससे हो जाएगा, अंत में, हम जब सब सारी चीज़ें हो जाए, है ना। तो जैसे हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो चलते रहता है ना, तो जो जब मूवी एंड होता है तो वो बंद होता है, मतलब, है ना। ऑफ का मतलब कि सबमेटिव, फिर अंत में सब निकल जाते हैं, तो सबमेटिव मतलब पूरा फुल ये हो जाएगा कि अंत में इसको करते हैं आकलन, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा, असेसमेंट लर्निंग इस पार्ट, तो ये सेल्फ असेसमेंट के लिए होता है, अस मतलब कि सेल्फ के लिए यूज होता है ना, अस मतलब कि मेरे लिए यूज होगा, ये खुद का आकलन करना, है ना। अब आगे देखिएगा, मूल्यांकन
एवोल्यूशन। तो अब यहाँ पर देखिएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस, कंप्रिहेंसिव और एवोल्यूशन, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब इसमें देखिएगा कि जो कंप्रिहेंसिव है इसमें केवल पढ़ाई के लिए और सभी गतिविधियों के लिए, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक, याद रखना इस नाम को ना। मतलब कि स्कोलास्टिक मतलब जुड़ेगा वहाँ केवल पढ़ाई की बात करेगा, स्कोलास्टिक जुड़ेगा तो वहाँ पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी गतिविधियाँ होगा, वातावरण, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हो जाएंगी, है ना, याद रखना इस चीज़ को। अब आगे देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, इससे भी बेहद इम्पोर्टेंट है। अब इसमें देखिएगा मेन चीज़ को आपको याद रखना है। अगर ये प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का अगर बात करेगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा इसमें, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल ऑफ हैबिट्स, आदत की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, तो ये अनुकरण के लिए बात करता है, ठीक है ना। और प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, ये अभ्यास की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, तो बोलने का क्या है कि उसको सिखाना, है ना, अप्रोच करना। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जो है LSRW, उसमें विकसित करना, है ना। और प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशनल, तो स्थिति पर भी ध्यान देता है ना। प्रिंसिपल ऑफ जो है मदर टंग, तो ये मातृभाषा पर जोर देता है, ठीक है। और आगे देखिएगा तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल अप्रोच, बहुत सारे तरीक़ों से क्या है कि वो अप्रोच करने की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वीक, तो इस समूह कार्य के लिए भी बात करता है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, है ना, तो उपहार और सज़ा का भी इसमें बात किया गया है, ठीक है। और गिविंग सिंपल जो है रियल लाइफ, है ना, इससे भी रिलेट करता है। और गेम को भी रिलेट करता है, किसके लिए है तो, है ना, तो ये भाषा सीखने के सिद्धांत हैं। भाषा सीखने का सिद्धांत में प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट बातें हैं, इसमें मेन चीज़ को लिखा हूँ, है ना। इन सारी चीज़ों को आपको माइंड पे रखना है। अब रिमीडियल टीचिंग देख लीजिएगा, उपचारात्मक जो शिक्षण, है ना, टीच, है ना, टेस्ट और रीटीच, है ना। अब इसको देखिएगा, टीच में क्या होता है, बच्चों को कुछ सीखा देने के बाद, जैसे बच्चे को गुणा बता दिया गया है ना, फिर टेस्ट लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, जो चीज़ हम सिखाए हैं उसको फिर टेस्ट लेंगे। अगर बच्चा उसको नहीं सीख पाया तो हम उसको दोबारा से रीटीच करवाएंगे, इसका मतलब ये है ना। अब टीच, रिव्यू, टेस्ट और रिमीडियल, है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वर्ड है, इसके लिए देखिएगा क्या वर्ड है, तो स्लो लर्नर्स, किससे रिलेट करता है, तो स्लो लर्नर्स और लर्निंग गैप जो होता है ये, और देयर एरियाज ऑफ डिफ़िकल्टीज़, है ना, और सिस्टमेटिक, ये सारी चीज़ें किसके लिए ये सारी चीज़ें किसके लिए यूज होता है, तो ये जितने भी की पॉइंट हैं, है ना, तो ये रिमेडियल टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है ना। और यहाँ पर देख लीजिएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, और ये आफ्टर इम्प्रूव, इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसके लिए जो वर्ड हैं ये सब रिमेडियल टीचिंग के लिए यूज होने वाले जो की पॉइंट वर्ड है, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखता है ना, तो ये किससे संबंधित है, तो ये सभी संबंधित किससे है, रिमेडियल टीचिंग से संबंधित है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों, और कोशिश करना है कि इसको अगर कई बार देखिए, इन सब वर्डों को आपको अपने माइंड पे रखना है। अगर इतना वर्ड को अगर आप रख पाते हैं तो आपका पेडालॉजी में अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम प्रयत्न करेंगे कि आपके लिए और भी ऐसे कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना, उन साथियों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, और वो इंग्लिश की वजह से उनका जो है नंबर, है ना, कमी के कारण वो सिलेक्शन या फिर टेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम कुछ दिनों के बाद हम मैथ का भी क्लास चालू करेंगे, जिसमें हम मेन टॉपिक इम्पोर्टेंट प्रश्नों का भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही आसान है ना, क्योंकि इंग्लिश हमारा बैकग्राउंड नहीं है दोस्तों। तो हमने मेन चीज़ों को ही फोकस किया है जो हमारे दिमाग में ठहर सके, है ना। अगर इन चीज़ों को आप अपने आप में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको भी इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आप भी और अदर वीडियो भी देख सकते हैं, है ना। उसके बाद आप इस वीडियो पे रिलेट करेंगे, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि मैं इसमें केवल और केवल की पॉइंट्स की ज़्यादा फोकस किया हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन को देख करके आप मतलब गैस करके आप अब जब ऑप्शन पे लगाएंगे तो आपका उत्तर 90% तक सही ही बैठेगा, है ना। ऐसा मतलब मेरा खुद का अनुभव रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मतलब बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएँ तो ये बेहतर अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर के आपके साथ समक्ष होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।